नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब 2 सप्ताह से भी कम का समय रह गया है। कर्नाटक में बीजेपी ने एक बार फिर से कमल खिलाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। 10 मई को कर्नाटक में वोटिंग होंगे, 13 मई को नतीजे आएंगे। एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी किया है। चुनाव से पहले बीजेपी के संकल्प पत्र की घोषणा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और साथ ही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई और दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने की। इस मैनिफेस्टो को बीजेपी ने प्रजाध्वनि नाम दिया। प्रजाध्वनि का मतलब होता है जनता की आवाज। इस मैनिफेस्टो को खास बनाने के लिए बीजेपी ने एक बड़ा ऐलान किया। इस ऐलान के तहत कर्नाटक में बीजेपी की सरकार बनने पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। साथ ही अवैध प्रवासियों को नागरिकता एनआरसी लागू करने का भी वादा किया गया। इसी के साथ महिला, किसानों सहित सभी वर्गों के लिए विशेष ऐलान किए गए। बीजेपी के मैनिफेस्टो के बाद सियासत शुरू हो गई है, लेकिन इन सब के बीच मेन बात ये कि दोनों ही पार्टियां, बड़ी पार्टियां देश की कांग्रेस और बीजेपी जोर शोरों से कैंपेनिंग कर रही है कर्नाटक में। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हैं, आपने सुना होगा कर्नाटक की रैली में कि मुझे कांग्रेसी सांप कह रहे हैं। मुझे 91 बार गालियां दी कांग्रेसियों ने, लिस्ट बनी है। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी कह रही है कि आपको दी हुई गालियां तो एक लिस्ट में आ गई। कांग्रेस को जितनी गालियां पड़ी हैं, अगर हम लिखते जाएं तो किताबें भर जाएंगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वैसा प्रधानमंत्री पहली बार देख रहे हैं जो खुद का दुखड़ा गा गा के वोट लेना चाह रहा हो। मेरा भाई गोली और गाली दोनों खाने को तैयार है। तो ये गोली गाली खाने को तैयार वाली राजनीति, सांप और सांप की कैटेगरी से नीचे आ गई की राजनीति, आज कैसा होगा पूरा का पूरा, ये आने वाला कर्नाटक के विधानसभा चुनाव के समीकरण पर बातचीत होगी। 10 तारीख को वोटिंग है, लेकिन उससे पहले ही जिस तरीके से राजनीतिक माहौल गर्म है कर्नाटक का, पूरी आज पटकथा लिखेंगे और जानेंगे। तमाम मेहमानों से आपको मिलवाएंगे और मैनिफेस्टो यानी कि घोषणा पत्र में जिस तरीके की बातें कही गई हैं उसके क्या मायने निकलेंगे, इस पर भी बातचीत। छोटा सा रिपोर्ट, फिर डिबेट में आगे। दस मई को 224 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले कर्नाटका विधानसभा चुनाव में 10 दिनों से भी कम का समय बाकी है। राज्य में सत्ता के लिए सभी राजनीतिक दल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही कर्नाटका में सियासी पारा भी चढ़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री ने चुनाव प्रचार को अलग रफ्तार दे दी है, तो वहीं कांग्रेस भी अपनी रफ्तार से उनके हमलों का जवाब देने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक में रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की गालियों पर पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस हमें गालियां देती रही है, उसके नेता उन्हें सांप बताते हैं। मोदी के इस हमले का जवाब दूसरी तरफ से कांग्रेसी नेता प्रियंका गांधी ने दिया। प्रियंका ने कहा कि उन्होंने कई प्रधानमंत्री देखे जिन्होंने देश के लिए काम किए, लेकिन मौजूदा प्रधानमंत्री अपने दुख बताते रहते हैं। कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है, बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है। एक और कर्नाटका में आरोप प्रति आरोप का दौर जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जनता को लुभाने की कोशिश की जा रही है। आज बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र के जरिए कर्नाटका में कई तरह की घोषणाओं का पिटारा खोला गया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बेंगलोर में घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बीएस येदियुरप्पा मौजूद रहे। इस संकल्प पत्र को प्रजाध्वनि का नाम दिया गया।
बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में एक बड़ा ऐलान किया है। अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का वादा किया है। साथ ही अवैध अप्रवासियों को नागरिकता और एनआरसी लागू करने का वादा भी किया है। The same way, if I talk about Abhaya, the social justice for all, we will implement uniform civil code in Karnataka based on the recommendations given by high level committee which is to constitute for this purpose. अपने मैनिफेस्टो में बीजेपी ने कर्नाटका में कई तरह की घोषणाएं की हैं, जिसमें 7A यानी अन्ना, अक्षरा, आरोग्य, अभिवृद्धि, आधा और अभय को ध्यान में रखा गया है। बीपीएल कोड धारकों को 3 फ्री एलपीजी गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। हर वार्ड में एक अटल आहार केंद्र की स्थापना और पोषण स्कीम के अंतर्गत हर एक बीपीएल कार्ड धारक परिवार को आधा लीटर नंदिनी दूध देने का वादा किया है। Good, they have covered all the points, all the women and farmers and all other community. It's very good manifesto. On that basis, we are going to win about 135 to 140 seats. We are going to form the next government also. कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारतीय जनता पार्टी शासित कई प्रदेशों में लागू किया गया है और कर्नाटक में इसका होना बहुत आवश्यक भी है, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में लिया है, जो विजन डॉक्यूमेंट है। और मुझे लगता है कि कर्नाटक में यूसीसी का लागू होना एक बहुत बड़ी बात होगी, जिससे कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक के आम लोगों को, कर्नाटक के वासियों को बहुत फायदा होने वाला है। कर्नाटक में सत्ता पाने के लिए सभी दल जनता को लुभाने के लिए वादे कर रहे हैं। बीजेपी ने भी संकल्प पत्र जारी कर जनता को सौगातें दी। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह भी रोड शो के जरिए कर्नाटका की जनता से रूबरू हुए और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी कर्नाटका में जनता को लुभाने के लिए पहुंचे और जनसभा के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कर्नाटक के लिए ढेर सारा काम किया है। हमने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन, 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर मोकलिगा, लिंगायत, एससी और एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाया है। बीजेपी ने एमएलएज को पैसा देकर लोकतंत्र को नष्ट करके कर्नाटक में सरकार चोरी की थी और कर्नाटक की जनता ने बीजेपी की सरकार को 40% की सरकार कहा है। मतलब जो भी ये काम करते हैं, छोटा से छोटा काम हो, बड़ा काम हो, कर्नाटक की जनता से 40% कमीशन चोरी करते हैं। कर्नाटका में 224 विधानसभा सीटों के लिए अगले महीने होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने एक बार फिर कमल खिलाने की राजनीति पर काम शुरू कर दिया है। 10 मई को कर्नाटका में वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे आएंगे। एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ने जनता को कई सौगातें दी हैं, लेकिन जनता के मन में क्या है, ये तो 13 मई को चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता लग सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी रिपोर्ट देखी, तमाम मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, क्योंकि आपको समझना बहुत जरूरी है कि कांग्रेस ने इस बार कर्नाटक में चुनाव जीतने के लिए क्या कहा, क्या वादे किए घोषणा पत्र में, और भाजपा ने क्या कहा। जल्दी से किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा में कांग्रेस क्या दे रही है, तो किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वादा, कृषि कॉरिडोर बनाने का वादा कांग्रेस कर रही है। भाजपा कहती है 1 लाख रुपए तक का फसली कर्ज माफ करेंगे, किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे, किसानों के लिए अलग से कृषि बजट का ऐलान कर रहे हैं। सिंचाई के ऊपर कह रहे हैं 5 साल में सिंचाई के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए कांग्रेस देगी। इधर भाजपा हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 1.50 यानी 50 लाख करोड़ रुपए कर्ज देगी बीजेपी। और साथ ही महिलाओं के लिए सरकारी कॉलेजों की छात्राओं को मुफ्त में सैनिटरी पैड दिए जाएंगे, कांग्रेस कहती है। भाजपा कह रही है महिलाओं को स्वरोजगार के लिए स्त्री उन्नति स्टोर खोलने के मकसद से 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, भाजपा कहती है। महिला सुरक्षा पर कांग्रेस का क्या कहना है, महिला पुलिस फोर्स 33% तक बढ़ाए जाएंगे,
भाजपा कहती है महिलाओं के खिलाफ अपराध को लंबित मुकदमे होंगे, उसकी जांच होगी। 1000 महिला पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त भर्ती की जाएगी। स्मार्टफोन पर कांग्रेस कहती है कॉलेज जाने वाली 18 से लेकर 23 साल तक की युवतियों को या युवाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन दिया जाएगा। बीजेपी का कहना है गरीब महिलाओं को मुफ्त में स्मार्टफोन, कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स को मुफ्त में लैपटॉप दिया जाएगा। नौकरियों पर कांग्रेस क्या कहती है? 5 साल में 1 करोड़ रोजगार देंगे। भाजपा कहती है स्टार्टअप संस्कृति के लिए बेंगलुरु, हुबली समेत 6 शहरों में हब बनाए जाएंगे। 6 हब बनाए जाएंगे। और यूनिफॉर्म सिविल कोड तो आपने देख ही लिया है। अब आगे बढ़ेंगे, आपको मेहमानों से भी मिलवा देते हैं। इस बार हमारे साथ इस डिबेट में शरीक हुए हैं संजय राणा, राजनीतिक विश्लेषक, स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद। बहुत बहुत स्वागत। हाफिज गुलाम सरवर, राष्ट्रीय प्रवक्ता AIUMM के, बहुत बहुत स्वागत। मनमोहन गामा, नेता AIMIM के, बहुत बहुत स्वागत। धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत। निजाम फौजदार, प्रवक्ता कांग्रेस के। बारिश हो रही है क्या निजाम जी? छाता वाता लेके खड़े हैं? दिल्ली में भी मौसम बड़ा अच्छा है, बारिश हो रही है। इस बार का मौसम जो है, मौसम तो ठीक है, बारिश हो रही है। मौसम कौन बदलने वाला है चुनाव में, विधानसभा चुनाव में कर्नाटक में? सबसे पहले शुरुआत, छाता लेके खड़े तो जरा सवाल भी आप ही से। निजाम जी, मौसम कौन बदलेगा? मौसम कर्नाटक के चुनाव का मौसम कौन सी पार्टी बदलने जा रही है? दोनों ही पार्टियों की तरफ से घोषणा पत्र का ऐलान। प्रीति जी, कर्नाटक का मौसम बदल गया है। अब सिर्फ वोटिंग होनी बाकी है, कांग्रेस की सरकार आने वाली है। आप बीजेपी के कितने भी मैनिफेस्टो आ जाएं, कितने भी वो वादे कर लें, लोगों को पता चल गया है कि पिछले 9 साल में इन्होंने सिर्फ जुमले बोले हैं, ना काम किया है, ना अपना वादा पूरा किया है। घोषणा पत्रों इस मैनिफेस्टो में बीजेपी, हाँ बोलिए। बीजेपी के मैनिफेस्टो में सिर्फ गरीबों का मजाक उड़ाया गया है। अच्छा। कहते हैं कि आधा लीटर दिन में, आधा लीटर दूध दिन का, क्या बोल रहे हो साहब? आज जीने के लिए बहुत तकलीफ है। आधा लीटर देके आप उनको कौन सा एहसान जताना चाहते हैं? आप कहते हैं कि 10 लाख घर बनाएंगे। नहीं, आप 10 लाख। आप मेरा सवाल नहीं निजाम जी, समय बहुत कम होता है इसलिए जल्दी से अभी मेहमान है। आप कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो से आप कह रहे हैं कि सुपर फास्ट गाड़ी, अब तो वंदे भारत आ गई है। वंदे भारत के हिसाब से वंदे भारत बन के बोलिएगा। भारत से भी फास्ट चलाऊंगा। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं गरीबों को, अरे बोले सवाल आप कह रहे हैं 10 लाख, आप सवाल कह रहे हैं मैनिफेस्टो से मजाक उड़ाया गया है। लेकिन मैं अभी मैनिफेस्टो पढ़ के सुना रही थी। कांग्रेस और बीजेपी की जो मैनिफेस्टो है वो लगभग एक ही तरह है। महिलाओं के मुद्दों पर, आर्थिक संरक्षण, किसानों के मुद्दों पर, नौकरियों के मुद्दों पर, स्मार्टफोन के मुद्दों पर लगभग एक सा मैनिफेस्टो नजर आता है। सिंचाई के मुद्दे पर फिर कौन मजाक उड़ा रहा है? कांग्रेस बीजेपी दोनों मिलकर जनता का मजाक उड़ा रही है या फिर आप सिर्फ कह रहे हैं कि सिर्फ बीजेपी मजाक उड़ा रही है? हमने सिर्फ 5 गारंटी दी है अभी तक। मैनिफेस्टो आने दीजिए, भूचाल आ जाएगा, बीजेपी वॉश आउट हो जाएगी। प्रधानमंत्री अगले 10 दिन यहीं रहे, वोटिंग होने तक भी यहीं रहे, अमित शाह भी यहीं रहे। यहाँ की वोटिंग होने का वो उसका विटनेस बनना चाहिए, विटनेस बनकर देखना चाहिए कि बीजेपी की हार कैसे कर्नाटक में होती है। और सर और भी मेहमान, प्रवक्ता बीजेपी के भूचाल आ जाएगा। अभी तक 3 से 4 पॉइंट कांग्रेस की तरफ से गिनाए गए हैं। कांग्रेस का जो मेन मैनिफेस्टो वो आ जाए, उसके बाद बीजेपी हिल जाएगी। प्रीति जी देखिए, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कर्नाटक की जनता के जीवन में भाजपा ला रही है खुशहालियां, इसीलिए कांग्रेस हताश होकर के दे रही है गालियां। और ये भूचाल आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, ये कांग्रेस का यही सब चाल चल है। इसीलिए देश, भाई साहब आप अपने स्वयं बोला किसी को बुलाया कीजिए तो बेसिक रूल बता दिया। बोलने दीजिए डिबेट के बेसिक रूल और संस्कृति बोलने दीजिए। पहले स्टार्टिंग में तमाम मेहमान अपनी अपनी बातों को बोल लें, फिर बहस पे आगे। जल्दी से धनंजय जी। देखिए, कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है। हताशा, निराशा और कांग्रेस कुल के कलंकों के पास सिर्फ गाली के शब्द बचे हैं। गाली दे देना और कुसंस्कृति को बढ़ावा देना ही कांग्रेस के पास बचा हुआ है। हमारी कोशिश है कर्नाटक का फ्यूचर करने को ब्राइट, कांग्रेस देने की कोशिश कर रही है ब्राइट। लेकिन ये तय है कि कर्नाटक की जनता ने इस देश में राष्ट्रवाद को चुना है, भारतीय जनता पार्टी को चुना है। और जिस ढंग से लगातार डबल इंजन की सरकार में कर्नाटक के लोगों ने विकास का स्वाद चखा, विकास को देखा है, विकास की एक यात्रा के सहभागी बने हैं,
और आज देश इस तरह से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। यूनिफॉर्म कांग्रेस सिविल के कोड की राज में बात कर रहे हैं जमीन इस बार आप घोटाला, लोग। घोटाला। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं कर्नाटक चुनाव में, कह रहे हैं कि आएंगे, लागू हो जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, कैसे करेंगे? बिल्कुल उसके लिए कमेटी बनेगी, कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बेसिस पर किया जाएगा। हाँ। और कुछ राज्यों में ऑलरेडी किया जा चुका है। हाँ। कुछ राज्यों में इसको लागू किया गया है और ये बिल्कुल होना ही चाहिए। इस ठीक देश है। में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है एक देश में एक संविधान होना ठीक चाहिए, है। सबके लिए मनमोहन समान गामा, नागरिक नेता संहिता होनी चाहिए। AIMIM के मनमोहन गामा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बड़े बड़े वादे, दोनों पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी, बड़े बड़े लोक लुभावन वादे किसानों, महिलाओं, आर्थिक सुरक्षा, इन सब पर। और ऐसे में एक तरफ AIMIM पार्टी, कहाँ खड़ी है आपकी पार्टी आज के इस डेट में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में? देखिए सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर ये अपनी घोषणा पत्र में रेवड़ियां बांट रहे हो हाँ। तो वो कोई अलग चीज नहीं बांट रहे हैं। हाँ, आप लोग क्या बांट रहे हैं? आप लोग क्या बांट रहे हैं? हम मोहब्बत बांट रहे हैं। जो नफरत का व्यापार इन दोनों ने मोहब्बत मिलकर की लिस्ट में क्या है? AIMIM के घोषणा पत्र मोहब्बत वाली लिस्ट में आप लोगों ने 1 2 3 4 5 क्या लेकर आए हैं आप कर्नाटक के? सिर्फ ऐसे बोलेंगे हम लोग मोहब्बत लेके आए, कौन वोट देगा? सबसे पहला लिस्ट है कि भाईचारा और एकता को कायम करेंगे। अच्छा, आप लोग जो देश के लिए शहादतें दी उनका आप लोग सम्मान करेंगे। हाँ। जो देश में हमेशा नफरत का बीज बोने का कार्य करता है हाँ। उनके खिलाफ हम लोग खड़े मिलेंगे। अच्छा, ये हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सोच है। हाँ। और इस पैगाम को लेकर के हम लोग कर्नाटक में आए हैं। निश्चित रूप से आप देखेंगे कर्नाटक की जनता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करने का काम करे। ठीक है, बहुत अच्छा। हाफिज गुलाम सरवर, राष्ट्रीय प्रवक्ता AIUMM, इस कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में गालियों की, तालियों की, गोलियों की गड़गड़ाहट लगातार सुनने को मिल रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं मुझे सांप कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि मेरा भाई है जो गाली, ताली, गोली सब खाने को तैयार है। और प्रधानमंत्री रो रो कर वोट मांग रहे हैं, अपना ही दुखड़ा गाते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है कि 75 वर्ष पूरे हो गए, अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और घोषणाएं ऐसी ऐसी हो रही हैं जैसे लग रहा है देश आज ही आजाद हुआ हो। आप देखें, प्रधानमंत्री जी 9 साल से हैं और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की ऑलरेडी सरकार है। अभी जो चुनाव हो रहा है तो सरकार तो इन्हीं की थी। तो जो घोषणाएं अब हो रही है, जैसे 4% मुसलमानों का रिजर्वेशन छीन लूंगा, अरे पहले ही छीन लेते, चुनाव के टाइम में क्यों छीन रहे हैं? एक बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाऊंगा, अरे ये तो तब आप कहते जब किसी और की सरकार होती। ये अचानक चुनाव में कैसे पता चल गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ही मेरी नैया पार लगवाएगा? तो यहाँ के मतदाता ही इतने बेचारे भोले भाले हैं, इनको पीछे का कोई रिकॉर्ड याद ही नहीं रहता। जैसे मुसलमानों को कांग्रेस का रिकॉर्ड नहीं याद है कि इस कांग्रेस ने हमारे साथ क्या क्या किया, वैसे यहाँ की बहुसंख्यक मतदाताओं को भाजपा का कोई चीज याद नहीं है। उसको तो बस इतना चाहिए कि मुसलमानों से छीना क्या क्या जा रहा। एक बात। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम जब आता है तो एक आम लोगों के दिमाग में आता है कि ये मुसलमानों के लिए खास कर लाया जा रहा है, उसको काबू में करने के लिए, और स्पेशली वो 4 शादी से जोड़ के। तो आपको लगता है कि क्या काबू में हो जाएंगे मुसलमान अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है? आपको लगता है मुसलमानों को काबू में करने के लिए ये कोड है, तो क्या मुसलमान इस कोड से आ जाएंगे काबू में? देखिए, हमारे जो मजहबी रहनुमा है ना, वो भी उतने ही दोषी हैं जितने ये केंद्र में राजनेता हैं। वरना यूनिफॉर्म सिविल कोड का नाम भाजपा लेती है और ये मौलाना उछल पड़ते हैं। अरे भैया, मैं कहता हूं हाथ जोड़कर पूरे देश में मोदी जी कल लाओ। आप क्यों अलग अलग राज्यों में चुनाव में कर रहे हो? अभी हिमाचल में ला रहे थे, उससे पहले उत्तराखंड में चुनाव के टाइम लाए, फिर यूपी में योगी जी जब फंसे थे 22 में तब लाए थे। ये जब चुनाव आता है जो संजय राणा हमारे साथ, संजय राणा स्टूडियो में, उसके बाद आप लोग काउंटर कीजिएगा। संजय राणा स्टूडियो में हमारे साथ। विधानसभा चुनाव कर्नाटक का बड़ा मजेदार है, जीते कोई भी पार्टी लेकिन मजे में कोई कमी नहीं है। संजय, आप समझ सकते हैं 2 दिनों से जिस तरीके से प्रधानमंत्री रैली में हैं और गालियों का दौर, तालियों का दौर, गोलियों का दौर प्रधानमंत्री कह रहे हैं,
कि मुझे सांप कहते हैं, मुझे ये कहते हैं, मुझे वो कहते हैं। इधर प्रियंका गांधी कहती हैं कि आप सांप से, आप गालियों से डर जाते हो और हमें तो जीवन भर गालियां मिली हैं, हम तो किताबें लिख देंगे इस पर। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि जो नेगेटिव बातें टुवर्ड्स प्रधानमंत्री या फिर जो नेगेटिव बातें हैं कांग्रेस के लिए, ये दोनों ही बातें कहीं ना कहीं इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों को हैम्पर करेगी, या फिर प्रधानमंत्री को जो सांप कहा गया है वो एक बार ये सांप वाली बात उलटकर कहीं कांग्रेस को ना काट ले? गुड इवनिंग प्रीति एंड गुड इवनिंग माय फेलो पहले। देखिए, ऐसा जब आप बात करते हैं, नकारात्मक की बात करते हैं, तो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी, चाहे विपक्षी पार्टी कांग्रेस हो, दोनों को थोड़ा सा दूरी बनाए रहना चाहिए, मर्यादा के साथ काम करना चाहिए। देखिए, प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है, उसको उसकी गरिमा को मेंटेन करना चाहिए, उस गाली गलौज से अवॉइड करना चाहिए, और इससे किसी का लाभ नहीं है। कहीं ना कहीं इसका खमियाजा हो सकता है विपक्षी पार्टियों को भुगतना पड़े। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। जब आप मैनिफेस्टो की बात करते हैं तो मैं तीनों पार्टियों को, जेडीएस, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो पढ़ रहा था। लगभग दो पार्टियों को अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी की तरफ गए। जैसे पोस्ट ग्रेजुएट को 3,000 रुपए दे देंगे, ग्रेजुएट को 1,500 रुपए दे देंगे। मैं कांग्रेस का बता रहा हूँ, बाकी किसानों के बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि कॉमन चीजें हैं। आप फ्री इलेक्ट्रिसिटी 2 यूनिट दे देंगे। देखिए, ये सब चीजें शॉर्ट टर्म होती है। आपको अगर लॉन्ग टर्म करना, जो बीजेपी में अच्छा लगा, मैं वो बताता हूँ। देखिए, उनका बुजुर्गों को हर साल हेल्थ चेकअप होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे बुजुर्ग, हमारे लोग स्वस्थ हों। दूसरा, जो 5 लाख का कर्ज देने की बात है, जिससे स्वरोजगार उत्पन्न होगा। देखिए, आप रोजगार को अगर लगा रहा है तो सरकारी नौकरी नहीं है, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। गरीबों के लिए 10 लाख घर। देखिए, 10 लाख घर पे मैं नंबर पे नहीं जा रहा, अगर आप इतिहास देखेंगे, सिविल कोड कैसे करेंगे मैं ये देखिए, इस पे मेरा जो भिन्नता है, इतनी भिन्नता है, आप कैसे करेंगे? नहीं, देखिए प्रीति जी, बिल्कुल गलत बात है कि भिन्नता है। सिर्फ भिन्नता कहाँ है? आप देख लीजिए, सारे जो एक्ट है, मुस्लिम मुस्लिम को छोड़ के सारे लोग एक एक्ट को फॉलो करते हैं। सिर्फ मुस्लिम के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ है। तो यही इसमें हमारा जो मतभेद है भारतीय जनता पार्टी से थोड़ा अलग है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक अरे भाई, आपको कहां से पढ़ के आए भाई? मुसलमानों के लिए सिर्फ अलग है और बाकी के लिए क्या, किस चीज में, जरा सा बताइए। सर, आपकी मैरिज का अलग है, आप शादी कर, अरे सुन लीजिए सर, आपके बीच में मैंने बोला नहीं, आपके बीच में बोला नहीं। एक हिंदू एक्ट है, हाफिज साहब, आप जरा अलगाववादी लोग सबके लिए कॉमन है। हाफिज साहब, तुमसे ज्यादा कानून जानता, तुमसे ज्यादा कानून, तो बीच में कूदना बंद कर दो। आपके बीच में मैंने कतई नहीं बोला था, तो आप शांतिपूर्वक सुनिए, बोलने दीजिए, पहले शांति सुनिए। मैं किसी स्कॉलर से ज्ञान लेने नहीं बैठा हूँ, बोलने दीजिए, आप शांत बैठिए। बोलने दीजिए, ठीक है हाफिज, पहले बोलने दीजिए, फिर काउंटर कीजिएगा। यूसीसी इसलिए देश के लिए जरूरी है, इस देश में जो भी नागरिक रहते हैं उसके लिए, सबके लिए समान कानून होना चाहिए। किसी एक वर्ग के लिए अलग कानून हो और दूसरे के लिए अलग कानून, ऐसा नहीं चलना चाहिए। अरे आप शांत होकर सुनेंगे, आपके बीच में मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोलता हूं ना, क्यों चिल्ला रहे हैं? एक तो पहली बात, मैं स्कॉलरों से बात करना नहीं पसंद करता क्योंकि मैं मदरसे से पढ़ के नहीं आता हूं, और मदरसे से पढ़े लोगों से मुझे कोई डिबेट नहीं करनी है, क्योंकि अपना ज्ञान अपने पास रखें। कृपा करके मुझे अपनी बात रखने दे। आपके बीच में अगर मैंने नहीं बोला हाफिज सरवर, तो मुझे बात करने दीजिए। हाफिज जी, पहले सुन लीजिए बातों को, फिर काउंटर कीजिए। मत करो, पहले बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए, फिर आपको जहाँ जाना आप जा सकते हैं, पहले बोलने दीजिए। ऐसा है, सिंपल सी बात, यूसीसी की जब बात करते हैं सारे लोगों के लिए है, लेकिन मुस्लिमों के लिए यूसीसी एप्लीकेबल नहीं है। इसमें मेरे मतभेद हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस एजेंडे से मैं सरोकार नहीं रखता, क्योंकि स्टेट बाय स्टेट नहीं लाना चाहिए। अगर इनको कुछ भी करना है तो भाई सेंटर में इनकी गवर्नमेंट है, सब अगर कोई लॉ बनाना है, एक लॉ बनाए और उसको इम्प्लीमेंट कर दे। कोई इम्प्लीमेंट करने से इनको रोक नहीं रहा। जल्दी से निजाम फौजदार, फिर बोलने दीजिए उनको, क्या फिर ब्रेक में जाके निजाम फौजदार जल्दी से। दोनों पढ़े लिखे हैं। देखिए प्रीति जी, राणा साहब बहुत चालाकी से इस इलेक्शन का डिबेट टर्न करना चाहते हैं और कहीं और राजनेता और ये राजनीतिक विशेषज्ञ राणा जी और बीजेपी 3-4 सवालों का जवाब सीधे सीधे दे दे। 40% की सरकार जानी चाहिए, नहीं जानी चाहिए। देखिए, 40 बीजेपी की सरकार जो लोग अबव की पॉवर्टी लाइन थे उनके नीचे विरोधी पॉवर्टी लाइन क्यों लाए, वो जवाब दे दे। यहाँ पे नौकरी
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। जल्दी से हम रुक कर लेंगे हाफिज गुलाम, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। हमारे साथ निजाम फौजदार अपनी बात कह रहे थे, उसके बाद धनंजय गिरी। निजाम फौजदार जी जल्दी से अपनी बातें रखिएगा। देखिए, बीजेपी और राणा जी को यह बताना पड़ेगा 40% की सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। जो अबव दी पॉवर्टी लाइन थे उन लोगों को बिलो दी पॉवर्टी लाइन लाने का जो काम किया है बीजेपी सरकार को, उस सरकार को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। उसी बात पे मैं कहना चाहूंगा, कर्नाटक में सरप्लस एम्प्लॉयमेंट था, उसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ाने में इन्होंने जो काम किया है, इसकी ये सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए। इसी वक्त जो 80% यहाँ का आईटी एक्सपोर्ट हुआ करता था, उसको यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद करने में जो बीजेपी सरकार काम किया है, उस सरकार को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आएंगे, रोएंगे, अपनी गालियों को गिनवाएंगे, सब कुछ करते रहेंगे। सिविल कोड के बारे में बात करेंगे, मदरसों को बंद करने की बात करेंगे, ये सारी बातें होती रहेंगी। लेकिन जब आम जनता की मूल बातें आती हैं, इस मूल बातों को जो इन्होंने बर्बाद कर दिया है, लोगों को त्रस्त कर दिया है, इस बात पे ये बीजेपी की सरकार जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, ठीक है, ये लोगों को बताना पड़ेगा। धनंजय गिरी जवाब देंगे। धनंजय गिरी प्रवक्ता भाजपा के जवाब देंगे। आपने सवाल पूछा, अब जवाब लीजिएगा। धनंजय गिरी जी। कांग्रेस कितना भी पटके पीटे फाटक, कांग्रेस का नहीं चलेगा कर्नाटक में नाटक। कर्नाटक की जनता ये जानती है कि कांग्रेस का नाटक फिर से बोलिएगा, ये क्या था जुमला, क्या था? कर्नाटक कितना, कांग्रेस कितना पीटे फाटक, क्या था? कांग्रेस कर्नाटक में नहीं चलेगा कांग्रेस का नहीं, जुमला बोलिए ना, कांग्रेस कितना पटके फाटक, क्या था? मजाक करने के लिए मैं स्पॉन्टेनियस बोलता हूँ। कांग्रेस कितना भी पीटे कर्नाटक में फाटक, कांग्रेस में नहीं चलेगा कांग्रेस का। अच्छा ठीक है, कांग्रेस कर्नाटक कांग्रेस में नहीं चलेगा। और हम जनता के सामने झुकते हैं, हम जनता के सामने रोते हैं, क्योंकि जनता हमारी मालिक है। प्रधानमंत्री जनता को मालिक समझते हैं, सरबराह समझते हैं, उनके कर्मों के साथ झुकाते हैं। हम कांग्रेसी जनता बेवकूफ रहेगा, कोई फायदा नहीं है। कांग्रेस पार्टी है जिसकी स्थापना विदेशी की बनाई हुई पार्टी है। भाई साहब जवाब दीजिए, चिल्लाने से कुछ काम होने वाला नहीं है। आपके वोटरों का कोई सवाल जवाब नहीं देते हैं, आपको वोटर मानेंगे नहीं, आपको वोटर यहाँ से भगाने वाले हैं। कहते हैं कि बीजेपी छोड़ो और देश बचाओ। लोगों का एक नया नारा शुरू हो गया है कर्नाटक में, और सारे देश में मशहूर होने वाला है। अच्छा, मनमोहन गामा, इसके बाद मनमोहन गामा जी जवाब तो दे दीजिए। मेरा ये कहना है कि आदरणीय प्रधानमंत्री गालियां गिनवा रहे हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। अरे भैया, इतने में से आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपने देश के लिए किया क्या है? मनमोहन गामा जी, एक सेकंड, क्या वोट ले ले। ठीक है मनमोहन जी, बस एक सेकंड बोलने दीजिए। प्रीति जी, जिस पार्टी के सोनिया गांधी, राहुल गांधी 420, 420 सेक्शन 420 में बेल पर चल रहे हैं, जो जेल गेट पर खड़े हैं, पैसे तो अदानी के जेब में डाल बड़ी बातें कर रहे हैं। कितने 420 पर कर दें आपके लिए? लाल शर्म भी कोई चीज होती है। जो जेल गेट पर खड़े हैं वो कह रहे हैं अशिक्षिता की बात करते हैं। कांग्रेस का वो दौर को ज्ञात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज है, ठीक है, एक सेकंड, एक सवाल तो हमें कौन सा 24 420 कहना पड़ेगा? लेकिन धनंजय जी आप देखिए, जो लोगों का पैसा चुरा के आप लोगों ने कर्नाटक विधान ऑपरेशन कमला करते हैं। अच्छा, मैं सवाल ऐसे बोलिए ना जरा, अपना बात नहीं होगा, वो तो आने वाले चुनाव के बाद ही पता चलेगा। रुक जाइए, देते रहते हैं 24 अच्छा सवाल होते रहते हैं 24 घंटे। ठीक है धनंजय गिरी जी, कर्नाटक के चुनाव में जिस पार्टी को कौन सा 420 बुलाए, कितनी मिर्गी आइएगा आप? भाई तुम्हारी मिर्गी आ गई है, पानी पिलाइए, रुक जाइए, पानी पिलाइए, मिर्गी आ गई है। क्या आप लोग, अच्छा थोड़ा पानी पिया, तो कौन से 420? पर्सनल कमेंट मत कीजिए आप लोग, रुक जाइए, ऐसे मत बोलिए किसी। अच्छा एक सेकंड निजाम जी, आप भी हद करते, एंकर बन गए आप आज। बताइएगा कि बस रुक जाइए निजाम जी, बीजेपी के प्रवक्ता के पास जवाब नहीं है। निजाम जी सवाल पूछ लूं मैं, और भी मेहमान है डिबेट में। निजाम जी को आवाज आ रही है मेरी? अच्छा मेरी आवाज आ रही है सर? आपकी आवाज म्यूट हो गई, आप सबकी आवाज म्यूट हो गई है, मत बोलिए। हाँ म्यूट हो गई आप सबकी आवाज, अभी आवाज आ रही है सर? म्यूट होने पे आ रही है ना? तो रुक जाइए, मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए। धनंजय जी,
ये पहली बार ऐसा कर्नाटक के चुनाव में देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस का जो रुख है टुवर्ड्स पूरा टर्न, आप देखिए संजय जी, अगर आप देखिए, मतलब आप डिबेट में मत आ जाइएगा, मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ, आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव हो रहे हैं कर्नाटक को लेकर के, अचानक से कांग्रेस का रुख जैसे बदला है। आप जैसे प्रधानमंत्री कुछ काउंटर कर रहे हैं, प्रियंका गांधी जिस तरीके से काउंटर कर रही हैं, उस अभी वहां बीजेपी घिरती नजर आ रही है। धनंजय गिरी जी जवाब दीजिएगा इस पे, मैं जवाब लूंगी आपसे, आप बताइए धनंजय। और आप लोग सुनिएगा प्लीज, मुझे आप लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, पहले सुनते हैं उसके सवाल भाजपा वालों से पूछ तो लोग अब एकदम मनमोहन गामा जी, बस एक सवाल भाजपा वाले बोल दें, फिर आप भाजपा वालों से सीधा पूछिएगा। प्रवक्ता जी, बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय जी बोलिए। प्रीति जी, ऐसा है ना कि कांग्रेस हताश और निराश होने के बाद जो प्रधानमंत्री वो व्यक्तिगत हमला करती है, और ये ट्रैक रिकॉर्ड है, आप उठा करके देखिए। जब जब कांग्रेस ने हताशा और निराशा के गहरे आक्रोश में प्रधानमंत्री जी पर व्यक्तिगत हमला किया, वो चाहे खून की दलाली, मौत का सौदागर और तमाम निजी बातें कही, जनता ने उतने ही बड़े मन से, उतने ही बड़े वोट से, उतने ही बड़ी संख्या बल से प्रधानमंत्री को जिताया। क्योंकि इस देश के में प्रधानमंत्री जी को कुछ भी हमला किया जाता है, कुछ भी बोला जाता है, उस देश का जनमानस अपने ऊपर लेता है। क्योंकि गांव गरीब किसान उनके लिए कागजी बातें नहीं है। हर व्यक्ति, हर गरीब समझता है कि मेरा व्यक्ति है, हर गरीब आदमी समझता है कि मेरा व्यक्ति। मनमोहन गामा जी, अब जवाब और भी मेहमान है आप लोग। मेरा सवाल तो सुन लो, मनमोहन गामा बेवकूफ बनाने वाली पार्टियां मेरी बात सवाल तो सुन लो। प्लीज एक सेकंड रुक जाइए, निजाम फौजदार जी रुक जाइए, थोड़ा बोलने दीजिए। AIM के प्रवक्ता भी बैठे हैं हमारे साथ, नेता भी। मैं चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के साथियों से कि 2014 से लेकर अब तक आपने कहा महंगाई खत्म हो गई, बेरोजगारी खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म हो गई, रोजगार हम बढ़ाएंगे, रोजगार बढ़ गया। अरे कौन सा ऐसा वादा आपने किया हमारे देश के लोगों से जिसे आपने पूरा किया, और उस पूरा करने के दम पर आप वोट मांग ले? आज तक पुलवामा में शहीद हुए हमारे जवानों के साथ जिन्होंने घटाने का काम किया, उन आतंकियों को अब तक पता न कर पाए हम। कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर करते हैं दूध, आधी किलो दूध देने की। क्या मेरा देश की जनता आज भी भिखारी बन करके आपके आगे आधी किलो दूध लेने के लिए खड़ा हो? अरे भाई, उसके हाथों को ताकत दो, रोजगार दो, ताकि वो कमा करके 5 किलो दूध पिए और भारत की ताकत बने वो। तो इस राह पे आप नहीं चलेंगे। आप जिस पार्टी से आते हैं हजूर, आप जिस पार्टी से आते हैं, उस पार्टी का कभी कोई एजेंडा रहा है क्या ऐसा? और 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाली पार्टी कर्नाटक की जनता से सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, और कर्नाटक के भविष्य को बेहतर बनाओ। आप सुन रहे हैं कि नहीं मनमोहन जी? धनंजय जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उसका पूरा नाम पता है आपको? पूरा नाम पता है? सुनिए ना, सुनाते हैं, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, याद हुआ? 15 मिनट पुलिस हटाने वाली बात तो आपकी पार्टी ने की थी संजय राणा जी। कहीं कुछ जहाँ जाइए वहीं आपका रिश्ता हो जाता है। संजय राणा जी, पहले आप रंग बदलते हैं। अभी मैं दोनों अपने मित्र AIM के जो प्रवक्ता साहब हैं उनको बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था। उन्होंने बोला कि हम मोहब्बत बढ़ाने आए हैं, भाईचारा बढ़ाने आए हैं, और इन्हीं के बड़े नेता, देश के बड़े नेता इनके पार्टी के बोलते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए तो मैं आपको बता दूंगा। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। देखिए ऐसा है कि हरा रंग मेरा आवाज आएगी नहीं, हिंदुस्तान की अनबन शान है। इसको हार मत समझिए, ये आपकी हार है, इसको पहनना ही आपकी हार है। ऐसा ही बरगल गले का अपना हरा जो है किसी और का है। अरे तिरंगा में तीनों रंग भाई के भेजे हुए चारा है, यही आपका भाईचारा है। ये क्या कर रहे हैं? प्रीति जी, ये डिबेट कर्नाटक के डेवलपमेंट के है, डेवलपमेंट है और बीजेपी राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा। ठीक है, रुक जाइए आप लोग, पहले सबको मौका दे रही हूँ मैं, इसका मतलब आप ठीक है। और भी मेहमान है, उनको भी सुन लीजिए। संजय राणा, उसके बाद फिर मैं निजाम फौजदार जी के पास जाऊंगी। देखिए प्रीति जी, एक बात, मौका थोड़ा कम मिल रहा है, जल्दी से हाँ बोलिएगा। थैंक यू प्रीति। देखिए ऐसा है कि जब हम बात करते हैं AIM की, तो AIM जो हमेशा एक वर्ग और एक समुदाय की पॉलिटिक्स करती है, वो सबके लिए पॉलिटिक्स नहीं करती, तो इनके बारे में ज्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहता। जो कर्नाटका का चुनाव है, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। आपने इससे विषय रखा था
कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे तरीके से टर्न कर रहे हैं। अच्छा बोलने दीजिए, एक सेकंड मनमोहन। राहुल गांधी एक मिनट अच्छा रुक जाइए। अरे आप कमजोरों की बात करते हैं, 15 मिनट पुलिस हटा दीजिए, सबको ठीक करने की बात करते हैं, आप मुसलमानों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं, देश की एकता की बात आप नहीं कर सकते, तो छोड़ दीजिए, आप शांत हो जाइए। देखिए अभी बात हो रही थी, प्रीति जी बात हो रही थी। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, गरिमा बना के रखिए डिबेट की। बोलने दीजिए संजय। कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलने दीजिए, राणा जी का बस मैं कांग्रेस की प्रवक्ता के पास आती हूँ, मैं जानती हूँ सर, अभी आप लोग अरे सर अभी मौका दे दीजिए, एक मिनट जल्दी से संजय जी, उसके बाद आपके पास आती हूँ जल्दी से। संजय जी बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा था कि कांग्रेस पार्टी और चाहे प्रियंका गांधी बड़ी एग्रेसिवली जा रही। देखिए ऐसा होता है कि आप एग्रेसिवली जा सकते हो और आपके पक्ष में एक माहौल भी, देखिए मुझे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, कांग्रेस के पक्ष में कर्नाटक में माहौल है, लेकिन उस माहौल को कैसे इनकैश करते हो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह की भाषा का प्रयोग करने लगे तो आपके हताशा नजर आती है, आपको कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं लूप होल नजर आता है कि आपके पक्ष में हुआ माहौल आप उसको दूसरे पाले में कैसे भेज रहे हो। देखिए आज कहीं ना कहीं बैकफुट पे भारतीय जनता पार्टी है और वो भारतीय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे कैसे आएगी जब अगर आप अटैक करोगे, पर्सनल अटैक प्रधानमंत्री पे या किसी भी सीनियर नेता पे, तो कहीं ना कहीं जनता का लगाव उल्टा पड़ गया, ये उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ गया, दाव उल्टा पड़ गया। मैं कह रही हूँ कि प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से प्रधानमंत्री को टारगेट किया वो उल्टा पड़ गया। निजाम जी सवाल आप ही से, प्रियंका गांधी जी अभी जवाब सुनिएगा। बोलिए। प्रधानमंत्री ऐसा हो जैसे लाल बहादुर शास्त्री अपनी गर्दन और अपना सर ऊंचा करके जी रहे थे और पाकिस्तान को ललकार रहे थे। अच्छा। और नेहरू जी ऐसा नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री ऐसा होना, नेहरू जी ऐसा नहीं चाहिए मेरे भाई, एक प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए, नेहरू जी ऐसा नहीं चाहिए, अपनी जान को कुर्बान कर नहीं चाहिए, इंदिरा गांधी नहीं किया, राजीव गांधी नहीं चाहिए, इंदिरा गांधी नहीं चाहिए, उसी गांधी परिवार आप लोगों को बड़ा धैर्य, आप लोग भी सहयोगी हैं उनके। बारिश हो रही है, छाता लेके खड़े थे, सुन लीजिए, बहुत सुना आप लोगों को, बहुत संयम से सुना उन्होंने, सुन लीजिए प्लीज। हाँ बोलिए निजाम जी। देखिए प्रधानमंत्री आज ना लोगों के आंसू पोंछने का काम करना चाहिए, ये लोगों का आंसू पोंछने का काम नहीं करते। तो क्या करते देश रो रहा है, हाँ। देश की आंखों में आंसू है, हाँ। लेकिन ये अपने आंसू दिखाकर बोलते हैं कि मेरा देश, मेरे देशवासियों, मेरे आंखों में जो पानी है, जो आंसू है वो फेक है, हाँ। उसको पोंछिए। ये कैसा प्रधानमंत्री है भाई? हाँ। हमारी तकलीफ दूर करिएगा। ये कहते हैं कि उससे पहले नहीं तो आप लोग साफ बोलिएगा, वो कुछ ना बोले। प्रधानमंत्री है जो आप साफ बोलिएगा, कुछ ना बोले, कह देता है, तो आप साफ बोलेंगे, प्रधानमंत्री कुछ ना बोले, आप बोल रहे हैं नाग है काट लेगा। कैसा प्रधानमंत्री है जो 40% करप्शन उसको प्रधानमंत्री है, कैसा प्रधानमंत्री है जो यहाँ के लोग मर रहे थे कर्नाटक में कोविड के दौरान। धनंजय गिरी जी निजाम को औजार को स्क्रीन पर लेके आइए। धनंजय गिरी प्रवक्ता बीजेपी के और कांग्रेस के प्रवक्ता को स्क्रीन पर लेकर के आइए। नहीं लेकिन सांप बोले, नाग सांप, और साथ ही ये बोले कि डस लेंगे प्रधानमंत्री, ये कैसी भाषा है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने कहा? कांग्रेस की विधवा किसने तो कहा? क्या हम समझे कि कर्नाटक, मैं कह रही हूँ सर आपको तो चुनाव जीतना है ना, आप लोगों ने भी कह दिया। प्रीति जी मेरी बात सुनिए, इतने सारे विश कन्या कहा या नहीं कहा? आप लोगों ने विश कन्या कहा कि नहीं कहा? विश कन्या कह दिया ना सर, उल्टा पड़ गया, पूरा दाव उल्टा पड़ गया आपका। बुना रहे थे तो तब ये मर्यादा याद नहीं आई बीजेपी क्या मान के चले कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव, ये जो चुनाव है ये गालियों वाली होगी, तालियों वाली नहीं होगी? हम मान के चले? हम तो सिर्फ यही कहते हैं। प्रति जी मुझे उनका जवाब दे लेने दीजिए। ऐसा है ना कि ऐसा प्रधानमंत्री है जो 10वीं अर्थव्यवस्था को 5वीं अर्थव्यवस्था बना देते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री है जो मैदान में जब आते हैं तो कांग्रेसी मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री है जिस पर देश में बोलने में हो, जीना सीखो। विदेश में जाकर के रोकते हैं। राहुल गांधी जहां जाकर विदेश में बिल मिलाते हैं, विदेशी मंचों पर बिल मिलाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी जनता से मन की बात करते हैं, सीधे संवाद करते हैं। 10वीं अर्थव्यवस्था से प्रधानमंत्री 12 करोड़ घरों में प्राइवेट लग बनवाते हैं, 12 करोड़ गरीबों के, 80 करोड़ गरीबों के घर में
5 किलो अन्न पहुंचाते लेकिन हैं। ऐसे में यही ठीक कांग्रेस की है, आप मजबूरी ठीक है। पूरे विश्व में संजय ऐसा राणा जी, नेता victim नहीं कौन है है। पता ही पूरा नहीं। विश्व बम्बई जी की बात हाथ पूरे करिएगा, विधानसभा चुनाव में पूरा गेम विक्टिम का पूरा गेम जो है विक्टिम का विधानसभा चुनाव में। एक सेकंड, पूरा जो गेम है विधानसभा चुनाव में विक्टिम कार्ड का है। विक्टिम कौन है पता ही नहीं चल रहा है। देखिए 10 तारीख को वोटिंग होने वाले हैं और इस चुनाव का माहौल बिल्कुल प्रीति जी बदल चुका है। देखिए हमें ऐसा लगता है कि जब हवा आपके पक्ष में चल रही हो तो चुपचाप उस हवा का मजा लेना चाहिए, रदर देन उसके ऊपर थूकना चाहिए। तो ऐसा हुआ, खड़के साहब कहीं ना कहीं हवा उनकी तरफ बढ़िया चल रही थी, उसका आनंद लेने के बगैर बजाय उस पर उन्होंने थूक दिया, तो कहीं ना कहीं छिट्टे उनके शरीर पे आएगा ही आएगा। तो इनको सोचना चाहिए कि किस शब्द का कहां पे प्रयोग करना चाहिए। तो नो डाउट प्रधानमंत्री एक लोकप्रिय चेहरा है देश में और उनके प्रति लोगों का लगाव है और उनका प्यार है। तो कहीं ना कहीं उनके प्रधानमंत्री को आप गाली देते हो तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ तो होगी और ये कहीं ना कहीं इसका तकलीफ क्यों देने, अरे फर्क पड़ेगा इसमें चुनाव में कहीं ना कहीं वोटों पे फर्क पड़ेगा और सीटों पे फर्क पड़ेगा। अभी हमारे फौजदार भाई बड़े मित्र है, अच्छे आदमी है, ये बोले तो 40% भैया आपके पास कोई आंकड़ा है नहीं है, आप बोले तो 80% जो एम्प्लॉयमेंट है एक्सपोर्ट होता था। भैया एक्सपोर्ट नहीं होता था, IT हब है बैंगलोर, वहां के लोग विदेशों में काम करते थे और आउटसोर्सिंग होता था। बैंगलोर से हटा करके दूसरे जगह पे ले जाएंगे। प्रीति जी मुझे इसका जवाब देने दीजिए। एक सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे निजाम जी, एक सवाल मैं पूछती हूँ कि जिस तरीके से अब डिबेट आगे बढ़ रहा है, तमाम न्यूज चैनल में जिस तरीके से आप देख ही रहे होंगे, ये जो पूरा का पूरा विधानसभा चुनाव उसके मद्देनजर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अब ऐसे में प्रधानमंत्री ने जब खुद कह दिया है आप हमें जितनी गालियां देंगे उतनी तालियां मिलेगी, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जिस आप पार्टी यानी कि कांग्रेस वहां के मतलब कोई भी हो, अगर वो प्रधानमंत्री के लिए कुछ भी अपशब्द कहता है तो वो उसका भुगतान जो है वो पूरी पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा? आपको नहीं लगता कि अभी फिलहाल जबकि पूरा का पूरा गेंद आपके पाले में है, इस समय एक भी गलती पूरे माहौल को बिगाड़ सकता है? कांग्रेस को नहीं लगता फूंक फूंक के कदम रखनी चाहिए और इस तरह के बयानबाजियों से थोड़ा पीछे हटना चाहिए? आपका दृष्टिकोण बहुत बढ़िया है। आपने एक बात तो साफ कह दी कि कांग्रेस पार्टी की हवा चली है, कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है और कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। इस माहौल का आप क्यों उसमें खराबी क्यों लाना चाहते हैं? तो मैं बोलना चाहूंगा, आप सांप कहें और हम सवाल भी ना पूछें, आप सांप बिल्कुल सही है। मैं कहता हूं प्रीति जी, मैं कहता हूं कि जब लोग तकलीफ में होते हैं तो कुछ कह देते हैं, तो प्रधानमंत्री को अपना बड़ा दिन दिखाना चाहिए। 36 इंच का सीना कह रहे थे, 2 इंच का दिल नहीं है, 56 देना चाहिए। सर इसका मतलब खड़के साहब तकलीफ में है, फौजदार साहब लाल बहादुर खड़के साहब तकलीफ में है। आपका कहने का मतलब क्या है? खामोश रहते हुए अगर कोई तकलीफ में है तो कुछ बोल देता है। प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री तो हमारे प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो कांग्रेस पार्टी के तो प्रधानमंत्री कतई नहीं है। और जब आपने बोला कि लोग रो रहे हैं, हमें नहीं लगता देश के लोग रो रहे हैं। ये जरूर हो सकता है कि कांग्रेस के लोग उनके आने से जरूर रो रहे हैं। मनमोहन गामा जी जुड़ गए, मनमोहन गामा जी जुड़ गए, मनमोहन गामा जी भी जुड़ गए। मेरे भाई इतनी छोटे दिल से आप बात नहीं, दिल तो हमारा बड़ा है सर, देश बहुत बड़ा है। आप दिल तो इतना बड़ा है कि कांग्रेसी भी इसमें सवाल है। आप लोग ऐसे कांग्रेसियों को बीजेपी के लोग कांग्रेस में जा रहे हैं। बात करिएगा, हम कह रहे थे कि 10 केजी चावल देंगे लोगों को। कांग्रेस को मालूम है जन्नत की हकीकत मजहबियों को फैलाने का एक साथ नहीं, सबकी आवाज एक साथ आ रही है। मनमोहन गामा कुछ कह रहे हैं। मनमोहन गामा रेट बढ़ा दिया है, 60 रुपए से 110 कर दिया पेट्रोल, 400 से 1200 गैस कर दिया, कर्नाटक को बर्बाद किया, पकाने वाला तेल। कर्नाटक को बर्बाद किसने किया? ठीक है, कर्नाटक को बर्बाद किसने किया? सवाल पूछ रहे मनमोहन गामा, किसने बर्बाद किया? येदुरप्पा जी ने, भाजपा ने 40% कांग्रेस की जनता ने खारिज कर दिया। कांग्रेस का भी विशेष दल हुआ करता था, अब शेष हो गया है। कर्नाटक में अवशेष मिलेंगे आपको। पैसे रिलीज हो गए, कर्नाटक में कांग्रेस के अवशेष विरूपाक्ष पाए मॉडल के जाएंगे जैसे और सही कांग्रेस कर्नाटक में शेष हो जाएगी। ये कांग्रेस को भी पता है। और जब कांग्रेस को ये पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से एक साथ नहीं, 80 करोड़ लोगों को आटा दे। अरे निजाम जी रुक जाइए, आप लोग थोड़ा तो रुक जाइए, कितनी बातें करेंगे। धनंजय जी एक सेकंड भैया, एक साथ बोल रहे हैं जितने भी मेहमान हैं।
अरे आप लोग एक साथ बोलिएगा, कोई मैं समझ नहीं पा रही हूँ सर, दर्शक क्या समझेंगे? जी मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ। एक सेकंड रुकिए, मैं खुद नाम लूंगी, आप लोग बोलिएगा, मैं नाम लूंगी फिर आप लोग। रुक जाइए धनंजय जी, रुक जाइए। मनमोहन जी क्या कह रहे हैं, जल्दी से बोलिए। शिक्षा इतनी महंगी हो गई आपकी सरकार में कि मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चों के हाथों में कलम देने की जगह काम पे उसे लगाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो घर का खर्चा भी नहीं। अच्छा, आपकी पार्टी तो बहुत बड़ी पार्टी है ना, ठीक है, आपकी पार्टी तो बड़ी पार्टी है। आप लोग क्या कर रहे हैं दलितों के लिए, वंचितों के लिए, जिनके हाथ में कलम नहीं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? देख सकते हैं मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा, जितना हमारी ताकत है उतना रोजगार देने का काम कर रहे हैं, और जनता ताकत देगी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को लाभ कर रहे हैं ना। जवाब देंगे संजय राणा, हाथ उठा रहे, कह रहे मैं जवाब दूंगा, बोलिए। मनमोहन जी का तो अभी मैंने नाम देखा, इनका मनमोहन गामा नाम है। बड़ी खुशी हुई कि कम से कम AIM में एक हिंदू आदमी को तो नेता बनाया, प्रवक्ता कब बना रही है बता दीजिएगा। नंबर वन। चीप ऑफ यू यार। नहीं, अरे नहीं, चीप नहीं है भाई, जो चीज दिखेगा वो बोलेगा। एक पार्टी जो मुसलमानों की पार्टी है, अगर हमारे हिंदू भाई को उसमें प्रतिनिधित्व मिल रहा है तो मैं तो खुश हो रहा हूँ, उसमें तो मुझे खुशी हो रही है। और गामा जी नेता नहीं प्रवक्ता बन जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए AIM के, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अब देखिए, ये बात कर रहे थे बेरोजगारी की, और हमारे फौजदार साहब बोल रहे थे पेट्रोल का प्राइस। अरे फौजदार साहब, 2004 में पेट्रोल का प्राइस 33 रुपए था, जब 2014 में आपकी सरकार गई थी तो 71 रुपए था। जानते कितना प्रतिशत बढ़ा था? 75%। तो जरा आंकड़े लेके बैठा करिए। आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, आपसे डिबेट करने में मुझे मजा आता है। तथ्य रख के करते हो, कम से कम महंगाई पे अगर बात करें तो तथ्य लेके बात किया करें। अब मैं आता हूँ गामा जी से, बोलने एजुकेशन बहुत बढ़ गया है। भैया आपने क्या कितना बढ़ गया एजुकेशन में, ये बताइए। इन्फ्लेशन कितना हो गया? इन्फ्लेशन के हिसाब से ही हर चीज बढ़ती है। आप बता दीजिए गहराई। धनंजय गिरी बोलेंगे। एक सेकंड चुप हो जाइए, धनंजय गिरी जी को बोलने दीजिए। बोले धनंजय जी। देखिए, कांग्रेस की हताशा और निराशा इस कदर बढ़ी हुई है कि इसके सबसे बड़े कागज पे ही सही, मल्लिकार्जुन खड़गे कागज पे ही अध्यक्ष है ना, असली पावर तो गांधी परिवार के पास है। कांग्रेस में अहर्ताएं है, अहर्ता किस कारण से है और कैसे अध्यक्ष बन गई तो वो भी जानते हैं। लेकिन जब देख रहे हैं कि उनके गृह प्रदेश में कांग्रेस बुरी तरह हार रही है और भारतीय जनता पार्टी, ठीक है कि वहां मुकाबला कड़ा था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है पूरा माहौल बदल जाता है। हर व्यक्ति उनसे अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करता है। और जो कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे हमला किया, संघातक हमला किया, उसके बाद से भाजपा की जीत लगभग सुनिश्चित हो गई है। जब जिसने पिया बना शंकर, जिसने पिया बनी बिना पिया कोई मीरा शंकर और मोदी नहीं हो सकता। इस देश में मीरा शंकर और मोदी भी स्पाई परंपरा से आते हैं। अरे निजाम ने, अरे निजाम भी आपका द नेम इज एनफ, निजाम नाम ही काफी अपने आप को बताने के लिए कि बांटना कौन चाहता है। इस देश में निजाम की संस्कृति को खत्म किया गया। निजाम की संस्कृति को साफ किया गया। फिर भी कुछ लोग उनके नाम लेके डो रहे हैं। निजाम के नाम को डो रहे हैं। पर्सनल कमेंट मत जाइए, फाइनल कमेंट, पर्सनल कमेंट से बचिए आप लोग। नहीं, पर्सनल कमेंट से बचिए, पर्सनल कमेंट से बचिए। कर्नाटक के लोगों से डिबेट में आप लोग सब डिबेट में आप सभी लोग पर्सनल कमेंट से बचिए। आप लोग पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, अपने अपने राज्य से, जिले से आते हैं। पर्सनल कमेंट में मत जाइए। राजनीतिक विश्लेषक संजय राणा, फाइनल कमेंट बोलिएगा विधानसभा चुनाव के लिए। कर्नाटक के चुनाव की बात करते हैं तो कर्नाटक का चुनाव इस समय दिलचस्प मोड़ पे आ गया है। तो हमें लगता है कि अगर कांग्रेस को जीतना है तो अपने स्ट्रेटजी में उनको बदलाव करने की जरूरत है। थोड़ा सोच समझ के अपने शब्दों का उपयोग करना चाहिए। किसी पे कटाक्ष करके कोई चुनाव नहीं जीता सकता। आपके अगर लगता है कि आपके पक्ष में माहौल है और आपको जनता वोट कर रही है तो वोट आपको करेगी, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी एज अ पार्टी है, वो अपने प्रयास कर रहा है, अपने आप को स्थापित करने कर रहा है, पुनः गवर्नमेंट बनाने के लिए प्रयास कर रहा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में इस तरह की जो स्ट्रेटेजी की फेलियर दिखता है उसको ठीक करने की जरूरत है। अगर लॉन्ग टर्म इनको प्लानिंग करनी है, 24 की अगर प्लानिंग करनी है, इस तरह की शब्दावली यूज करके कहीं ना कहीं अपने आप को डैमेज करते हैं। दोनों ही पार्टियों, निजाम फौजदार, फाइनल कमेंट पार्टी लाइन। प्रीति जी, आज इस डिबेट में कुछ खुशी कुछ गम रहा। प्रवक्ता के, बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल थे कि MIM के
पार्टी में एक हिंदू नेता भी है, ये बहुत गलत बात थी। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। ये हमारा बहुत प्यारा देश है। नहीं सुनिएगा, ये मैं टेलीविजन पे बोल देती हूँ, हमारे डिबेट से कोई लेना देना नहीं, तमाम पार्टियों के यहाँ प्रवक्ताओं का अपना अपना ओपिनियन है। क्यों हो रहा? बोले निजाम जी, आप बोलने दीजिए, फाइनल कमेंट है, फाइनल कमेंट है, बोलने दीजिए। मैं देता हूँ, लेकिन आज कांग्रेस को फाइनल कमेंट है, फाइनल कमेंट सुन लीजिए। हाँ बोलिए। कर्नाटक में ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों के हित में काम करती हो, डेवलपमेंट के हित में काम करती हो, ये भ्रष्टाचार को साफ कर दे, और ये 40% जो कमीशन है इसको खत्म करके लोगों के लिए काम करना चाहिए। मैं कहता हूं इस कर्नाटक के लोगों से, मेरे भाइयों और बहनों, कांग्रेस को वोट दो और बीजेपी को साफ कर दो, और ये देश बहुत खूबसूरत बन जाएगा, ये राज्य बहुत सेफ हो जाएगा, ये राज्य बहुत खूबसूरत हो जाएगा। इन चीजों को छोड़ दीजिए कि दंगे होने वाले हैं, दंगे करवा देंगे, ये यूनिफाइड कोर्ट कर देंगे, ये सब चीजें बाद में आती हैं। पहले हमारे बच्चों का, हमारी उनको रक्षा, समय कम है, सबको बोलने दीजिएगा। बात करनी चाहिए। प्रीति जी, कांग्रेस और करप्शन एक दूसरे के पर्याय है। हाँ। और इस देश की और प्रदेश की जनता, कर्नाटक की जनता बढ़िया से जानती है। हाँ। और कांग्रेस के नाटक से कर्नाटक अच्छी से परिचित है। हाँ। आदरणीय प्रधानमंत्री का जिसका चरित्र स्फटिक के समान उज्जवल और पवित्र है, अगर वैसे व्यक्ति पर अगर आपसे हमला करते हैं तो इस देश का आम जनमानस, कर्नाटक आम जनमानस जो थोड़ा बहुत कांग्रेस के बारे में सोच भी रहा होगा, पूरी तरह से मोबिलाइज होकर भारतीय जनता पार्टी को थंपिंग मेजोरिटी से जिताएगा। क्योंकि हमारे देश की संस्कृति ही है कि जिसने भी स्पीकर बना शंकर, जिसने भी स्पीकर बनी मीरा और शंकर और मोदी भी स्पीकर के ही बनते हैं। जनता के बीच को अपने अंदर धारण करके समाज को अमृत देने का जो अमृत महोत्सव मोदी जी ने शुरू किया है। और दूसरी बात, मनमोहन गामा जी से मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि अपनी पार्टी का पूरा नाम आप जानते हैं क्या? आपकी पार्टी का पूरा नाम है। फाइनल कमेंट ले लेते हैं, कोई बात नहीं। मनमोहन गामा जी फाइनल कमेंट दीजिएगा, अपनी पार्टी के बारे में बोलिएगा। हाँ बोलिए जल्दी। का पूरा नाम आपको फिर सुना दूं, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर्नाटक की जनता से अपील करता है कि अपने मत का प्रयोग करने से पहले दोनों पार्टी, जिस पार्टी को आप चुनना चाहते हैं, उन दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेताओं के चरित्र, ईमानदारी को देखते हुए और हमारे नेता की ईमानदारी को देखते हुए, अगर हमारे नेता के ऊपर कोई दाग हो तो आप वोट मत देना। अगर हमारा नेता बेदाग है तो आप बैरिस्टर साहब के नेतृत्व पे विश्वास करें। प्यार और मोहब्बत की गंगा बहेगी, भाईचारा और एकता के साथ कर्नाटक की चहुमुखी विकास में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना योगदान। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ इस डिबेट में। और साथ ही आपने देखा कैसे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब आने वाले दिन, पल पल ये दिन तमाम पार्टियों पर भारी हैं, और साथ ही इंतजार उस घड़ी का, यानी कि 10 तारीख का जब वोटिंग होगी और नतीजा 13 तारीख को आने वाले हैं। ऐसे में पता उसी दिन चलेगा कि किस पार्टी ने दमखम लगाया, किसकी किस्मत इस बार कर्नाटक के चुनाव में चमकेगी और किसे मात मिलेगी। निश्चय और मात का यह खेल 2024 की जो तकदीर है, जो लोकसभा चुनाव के लिए जो तमाम लड़ाई है, तो जीतने कौन वाला है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।